तो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज हम सीक्वेंस का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जहां हम डेफिनेटली लेक्चर 1 में जो पढ़ा था उसी को आगे कैरी ओवर करेंगे। तो पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ रिकैप आपको करा दूं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। सीक्वेंस सबसे पहले हमने ये जाना कि सीक्वेंस क्या होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम उसे कैसे कैसे डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब कहलाती है, और अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट कैसे डिफाइन करते हैं। फिर यह भी देखा गया कि किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है, यानी किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो ये था कि सब सीक्वेंस क्या होती है किसी भी सीक्वेंस की। सब सीक्वेंस का मतलब क्या है, क्या हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है उसी लिमिट को जिसको ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो हमने देखा हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। फिर हमने बाउंडेड सीक्वेंस भी पढ़ा। फिर ये भी जाना कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। और जहाँ तक सब सीक्वेंस को अगर मैं थोड़ा सा और बात करें, अगर किसी सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो क्या उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी। उसका आंसर था नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता था कि अगर पूरी ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। लेकिन एक सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के आधार पर ओरिजिनल सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहना गलत होगा। तो ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। तो दीज आर द सम टेक अवेज फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। होप यू एंजॉयड इट एंड होप जो भी हमारा उसका लर्निंग आउटकम है वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो उस पर आपको वो लर्निंग आउटकम डेफिनेटली मिला होगा। तो आप वो वीडियो को ज़रूर एक बार पढ़ें, देखें, और तभी लेक्चर 2 देखने का फ़ायदा है। तो आज हम लेक्चर 2 में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर ढूंढेंगे, वो लगभग आज मैं 11 क्वेश्चन आपके लिए चुन कर लाया हूँ। 11 क्वेश्चन मतलब 11 डिफरेंट इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट्स जो फिर हमें सीक्वेंस की और गहराइयों में लेकर जाएंगे। क्योंकि हम इस टॉपिक को जितना गहराई से पढ़ेंगे उतना ही बेटर होगा। हम IAS के एग्ज़ाम में, IIT JIM के एग्ज़ाम में वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ ऊपर से थ्योरी पढ़कर काम नहीं चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं यहाँ आप सबसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट सीरियसली करना चाहूँगा, एंड आई मीन इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथालय। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी अगला वीडियो आए आपको पता चल जाए कि हाँ कि यार अगला वीडियो अपलोड हो गया है। सो यू डू नॉट मिस अपॉन एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। तो आज का पूरा लेक्चर फिर से थियोरेटिकल होने वाला है। ये शुरू के 2 लेक्चर हैं जो थियोरेटिकल हैं। इस लेक्चर के लास्ट में हम अगले लेक्चर का एजेंडा भी डिस्कस करेंगे कि हम अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं। और डेफिनेटली एक बार कहते हैं ना, जब हम IIT में पढ़ते थे तो हमारे एक प्रोफेसर थे, वो एक ही बात कहते थे, फर्स्ट लर्न एंड देन यू कैन रिमूव दैट L फ्रॉम देयर, देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट लर्न द थियरी पार्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑन द क्वेश्चंस पार्ट। तो पहले थियोरेटिकल समझ होना बहुत ज़रूरी है। सीधा क्वेश्चन में डूब मरेंगे या चले जाएंगे क्वेश्चन करने, तो आपको ये तो समझ में आए क्वेश्चन निकालते कैसे हैं। आप ज़्यादातर लोग यही समझ जाते हैं कि क्वेश्चन निकालते कैसे हैं, लेकिन क्वेश्चन निकालना इम्पॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। पहले आप थ्योरी अच्छे से समझेंगे फिर क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट पर काम ना करें, ओरिजिनल प्रोडक्ट पर काम करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी इन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल मैनर एंड टू द वेरी डेप्थ। तो चलिए, तो सबसे पहला जो हम यहाँ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस। सो लेट अस सी अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस।
मान लेते हैं लेट an converges to a and bn converges to b be two sequences. These are two sequences. Then first point, an plus bn converges to a plus b. Second, an into bn converges to ab. Third, k times an, the k is any real constant, converges to ka. Fourth, an by bn converges to a by b, provided bn not equal to 0 and b not equal to 0. b is not equal to 0 for any n. ये जो हमने लिखा है ये हर n के लिए ऐसा होना चाहिए. तो देखिए थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, मैथ्स है तो यार दिमाग तो लगेगा ही. इट कैन नॉट बी एज चेयरफुल एज अ मूवी, इट कैन नॉट बी चेयरफुल एज दैट. तो थोड़ा दिमाग तो लगेगा. जब दिमाग खर्च होता है तो खोपड़ी पे ज़ोर तो आता ही है, और जब खोपड़ी पे ज़ोर आता है तो फिर दिक्कत तो होती है. तो थोड़ी दिक्कत तो होगी. अब लेकिन कहा गया था ना कि अब मूसल में सिर दिया तो फिर ओखली से, फिर वो क्या कहते हैं, ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डरना, वही वाली बात है. अब जब एक बार कूद ही गए हो मैदान में कि नहीं यार हमें तो एक बत्ती वाली गाड़ी चाहिए ही चाहिए, तो फिर कहाँ है सोचना, फिर क्या सोचना. आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, चीज़ें सीखो, समझ में आएगी. और मैथ्स एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि 1 + 1 2 ही होता है. यहाँ पर कुछ मार्क्स कट नहीं सकते, या तो मिलेंगे तो फिर पूरे ही मिलेंगे, और स्टेप मार्किंग भी होती है. तो इसलिए चैप्टर, तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. और शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले जो IAS टॉपर था उसका भी जो सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स था, ऑप्शनल सब्जेक्ट. और अब तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही हो गया है, पहले तो 2 हुआ करते थे. तो चलिए, तो लेटेस्ट मैं इसमें से एक आधा कोई प्रूव कर देता हूँ जो तुम कहो. तो मैंने क्या किया, मैंने एक लॉटरी निकाली, कॉइन उछाला, तो यार क्या कहते हैं चिट डालते हैं, तो उसमें से मैंने लक्की ड्रॉ किया तो एक तो इसका नाम निकल कर आया. और क्या कह दूँ. चलो पहले यही प्रूव करते हैं फिर देखते हैं, या पहले एक आसान वाला करें, ये कर लेते हैं. लेट अस प्रूव दिस. हाँ, एक चीज़ और, इस भ्रम में ना रहें कि IAS में कहीं प्रूफ नहीं आते. कई बार प्रूफ का एप्लीकेशन ज़रूर आ जाता है, तो अगर प्रूफ का आइडिया नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कई बार. तो इसलिए ये भ्रम में मत रहना कि बस हम तो रिज़ल्ट जान लें सर, बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो कर ही लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है यार. ठीक है, तो मॉड ऑफ an माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन कह सकता हूँ मैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 एंड bn, यार माइनस l नहीं कहना चाहिए, माइनस a कह देना चाहिए क्योंकि ये a को कन्वर्ज कर रही है. bn माइनस b लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2. अब हमें an इंटू बी एन की बात करनी है, तो an इंटू बी एन माइनस ए बी, इसकी बात चल रही है. इसको मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ an इंटू बी एन माइनस an इंटू बी प्लस an इंटू बी माइनस ए बी. लिख सकते हैं क्योंकि इसमें किसी के डैडी का कुछ नहीं जाता. an b हमने जोड़ा और an b सब्ट्रैक्ट किया, किसी के डैडी का कुछ नहीं जाता. तुम्हारे डैडी का कुछ गया नहीं गया. अब इन दोनों में कॉमन किया, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ लेस दैन और इक्वल टू मॉड ऑफ an इंटू मॉड ऑफ bn माइनस b.
प्लस मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए एन माइनस ए। अब देखो यहाँ एक चीज़ और आपको कल ही देखो, आज इसका यूज़ भी है जो हमने कल पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था कि सिंस ए एन इज़ कन्वर्जेंट, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, सो दिस इम्प्लाइज इट इज़ बाउंडेड। ये बाउंडेड भी होगी। एक तो ये मुसीबत है, स्क्रीन के बाहर चले जाता है यार ये। इट इज़ बाउंडेड। So this implies there exists M such that mod of an is less than M for all n belonging to natural number। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ therefore mod of an into bn minus ab, this is less than M into mod of bn minus b plus mod of b into mod of an minus a। अब देखो यहाँ थोड़ा चालाकी करनी पड़ेगी। हम यहाँ क्या चूज़ करते हैं, an माइनस a, ठीक है, an माइनस a। और चालाकी क्या करें, कुछ नहीं चालाकी कर सकते। चलो ये कर लिया। यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ये क्वांटिटी चूज n ग्रेटर दैन लेट m, पहले तो m डिफाइन कर लेते हैं। लेट m इक्वल टू मैक्स ऑफ m1 कॉमा m2। So this implies mod of an bn minus ab is less than। अब ये बात जो चल रही है किस पर चल रही है, दिस इज फॉर ऑल n विच आर ग्रेटर दैन m। therefore for all n greater than m mod of this is less than m into epsilon। क्योंकि यार देखो, जब n हम m से बड़ा लेंगे तो वो m2 से भी बड़ा होगा और वो m1 से भी बड़ा होगा, और प्लस mod b into epsilon। so this is equal to m plus mod b into epsilon। so mod of an into bn minus ab इज़ लेस दैन। अब देखो यहाँ मैं एक चालाकी कर लेता हूँ, यहाँ मैं सिलेक्ट कर देता हूँ m प्लस मॉड b, यहाँ भी एप्सिलॉन अपॉन m प्लस मॉड b चुन सकते हैं, क्योंकि हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा मिल ही सकता है। तो हम एप्सिलॉन अपॉन m प्लस मॉड b। और यहाँ एक चीज़ याद रखना, m जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। बाउंडेड है ना, देयर एग्जिस्ट एन m सच दैट m greater than 0 such that n is less than m, mod of n is less than m and this। तो यहाँ पर हमें, यहाँ ये हो गया, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ शुरुआत में ये अपॉन m प्लस मॉड b, और यहाँ भी नीचे m प्लस मॉड b। तो जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस मॉड b। so this is less than epsilon, so this implies an into bn converges to ab, so that proves the result। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम जो ये एप्सिलॉन वाला चीज़ है ना, इसमें हम शुरुआत में कुछ नहीं कह सकते। ये जब हम करते करते आगे तक बढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है यार एप्सिलॉन की जगह पर हमें ये ले लेना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये वाला प्रूफ भी। ये समझ में आया होगा कि
बिल्कुल कि अगर ए एन जो सीक्वेंस है वो ए को और बी एन बी को कन्वर्ज करती है, तो जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस आप सीक्वेंसेस में लगाएंगे वही एल्जेब्रिक ऑपरेशंस उनकी लिमिट में लग जाएंगे। यानी अगर आप सीक्वेंसेस को ऐड करें तो उनकी लिमिट्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करें तो उनकी लिमिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें किसी एक सीक्वेंस को तो उसकी लिमिट भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों सीक्वेंसेस को डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो इन दोनों की लिमिट्स का डिवीजन हो जाएगी। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना? इट इज़ क्लियर। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि सर अगला कौन सा प्रूव करें, तो जो आप कहें वो प्रूव कर लेते हैं। अब आप तो कुछ कह नहीं सकते, मैंने बोला ये वन वे कम्युनिकेशन है। तो चलो, जिसमें थोड़ा मुश्किल लगता है वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी प्रूव करके देख लेते हैं। कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, एप्सिलॉन से डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत लगता ज़रूर है लेकिन आसान है यार। तो लेटेस्ट प्रूव द फोर्थ पार्ट। आई थिंक वो फोर्थ ही है शायद, फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट सेज, हाँ बिल्कुल फोर्थ पार्ट ही है। तो मेरे पास है लिमिट हमें प्रूव करना है कि ए एन बाई बी एन टेंड्स टू ए बाई बी। तो हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट प्रूव if bn tends to b then 1 upon bn will tend to 1 by b। पहले ये प्रूव कर देते हैं। तो लेट अस प्रूव दिस। तो 1 upon bn माइनस 1 upon b ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 upon mod bn इंटू mod b, और ऊपर आ जाएगा mod ऑफ b माइनस बी एन। यानी मैं लिख सकता हूँ 1 upon bn माइनस 1 upon b होल mod इज इक्वल टू mod ऑफ bn माइनस b डिवाइडेड बाय mod bn इंटू मॉड बी। अब क्योंकि बी एन बाउंडेड है, सिंस बी एन कन्वर्जेस टू बी, दिस implies it is bounded, and since it is bounded, this implies there exists some m greater than 0 such that mod bn is less than m for all n belonging to natural number. So 1 upon bn minus 1 upon b will be less than mod of bn minus b। लेकिन अगर मैं यहाँ m रखूँगा, सोचो यहाँ m रखूँगा तो क्या होगा, ये क्वांटिटी कम हो जाएगी। सो दिस विल बिकम ग्रेटर रादर। तो ये तो हमें उल्टा पड़ जाएगा, तो कुछ और काम सोचना पड़ेगा। समझ गए ना? देखो मैंने बिल्कुल स्टूडेंट की तरह किया है, जैसे मैं एक स्टूडेंट की तरह रटा रटाया प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक ए स्टूडेंट। तो यार इससे तो क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं नीचे एम रिप्लेस करता हूँ तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आएगी वो इससे छोटी नहीं, वो इससे छोटी क्वांटिटी आ जाएगी। यानी ये बड़ा हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए दिस शुड बी, हमें प्रूव करना लेस देन एप्सिलॉन, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, सिंस बी एन कन्वर्जेस टू बी, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, कुछ ऐसा ले लेते हैं मॉड बी, देन देयर एग्जिस्ट m belonging to n, m1 belonging to n, such that mod of bn minus b is less than half mod b. So this implies minus half mod b is less than minus of
मॉड ऑफ बी एन माइनस बी, ऐसा कह सकता हूँ। एक काम ये कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं, ये है मॉड ऑफ बी एन माइनस मॉड बी इज़, ये क्वांटिटी इससे छोटी है तो दिस विल बी फर्दर लेस दैन हाफ मॉड बी। ये क्या लगाया मैंने यहाँ पर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, क्योंकि हम जानते हैं ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, याद करो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या है, यहाँ मैं बता देता हूँ छोटा सा, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये ध्यान रखें, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये कैसे, वैसे तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में यहाँ बीच में प्लस आता है, तो बस आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी में पूरे जगह पे y को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस वाई से, तो विल गेट द सेम रिजल्ट। सो दिस इम्प्लाइज, क्या फिर से बताऊँ, क्या समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो ओरिजिनल रूप में है वो ये है, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का होल मॉड, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें इस इनइक्वालिटी में आप y की जगह पर क्या रख दें, माइनस वाई रख दें, तो ये ऊपर वाले रूप में आ जाएगी, ये वाला पार्ट, उसी का यूज़ मैंने यहाँ किया है। तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ बी एन माइनस मॉड ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन माइनस हाफ मॉड बी एंड लेस देन हाफ मॉड बी। तो यहाँ से मैं अगर इसी का यूज़ करूँ तो मैं यहाँ से एक चीज़ कह सकता हूँ, मॉड ऑफ बी एन इज़ ग्रेटर दैन हाफ मॉड बी। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ जो मेरे पास ये फॉर्म 1, बोरिंग लग रहा है ना, थोड़ा सा लग गया बोरिंग, दिमाग में दही अंडे वाले के दिमाग के होना ही था, तो झोपड़ी तो चलेगी यार देखो, जब कुछ लेवल की चीज़ पढ़ोगे तो फ्रॉम 1, कोई बात नहीं, बस ये लास्ट प्रूफ है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा, इसके बाद झेल लो बस बस बस। वैसे तुम आम खाओ और फिर भी थोड़ा बहुत देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 मॉड ऑफ 1 अपॉन मॉड बी एन माइनस 1 अपॉन बी इज़ लेस देन मॉड ऑफ बी एन माइनस बी डिवाइडेड बाय मॉड बी इंटू मॉड बी एन। अब मैं इस मॉड बी एन को इससे छोटी क्वांटिटी से रिप्लेस करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आएगा वो इससे बड़ा आएगा। अब समझ में आया इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, यहाँ हमने बाउंडेडनेस का यूज़ हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, बताया था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसा लिख दिया। मैं थोड़ा सफाई पसंद आदमी हूँ, तो बी एन माइनस बी यहाँ हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो ये किसके लिए हो गया, फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन m1, यहाँ ध्यान रखें, फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू m1। सो हमारे पास आ गया देयरफॉर फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू m1 1 अपॉन मॉड बी एन माइनस 1 अपॉन बी इज़ लेस दैन 2 अपॉन मॉड बी का स्क्वायर इंटू मॉड बी एन माइनस बी। अब एक बार फिर से कन्वर्जेंस यूज़ करने का समय आ गया है। सिंस बी एन कन्वर्जेस टू बी implies there exist m2 belonging to natural numbers such that mod of bn minus b is less than, अब देखो चालाकी देखो, mod b स्क्वायर बाई 2 इंटू एप्सिलॉन।
फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m2। अब तुम्हें पता ही क्या करना है, चूज m इक्वल टू मैक्स ऑफ, क्योंकि हम चाहते हैं दोनों बातें ट्रू हो जाएं, तो उन दोनों में से मैक्सिमम चुन लो। देयरफॉर फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m, 1 अपॉन मॉड बी एन माइनस 1 अपॉन मॉड बी इज लेस दैन 2 अपॉन मॉड बी का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर बाई 2 इंटू एप्सिलॉन। खुशी खुशी उड़ा दो, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। और अब चिल्लाओ, यस वी हैव प्रूव्ड इट। सो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन बी एन कन्वर्जेस टू 1 अपॉन बी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि भैया अगर एक सीक्वेंस है नॉन ज़ीरो टर्म्स की और वो b को कन्वर्ज करती है तो उसके रेसिप्रोकल 1 अपॉन b को कन्वर्ज करेगा। नाउ an converges to a and 1 upon bn converges to b. So from 2, an into 1 upon bn will be convergent to a into 1 upon b. That is an by bn converges to a by b. So that proves the given result. तो खोपड़ी में आग लग गई होगी, थोड़ा ठंडा पानी डाल लो सिर के ऊपर। इतना आसान नहीं है यार। एक चीज़ ध्यान रखो, जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा मेहनत लगती है वो चीज़ उतनी ही अच्छी होती है। सबसे आसान काम क्या है, दिमाग मत लगाओ, एक फावड़ा उठाओ, सड़क में खड्डा खोदना शुरू करो, शाम को 200-300 रुपये ले जाओ एक मज़दूर की तरह। कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी में लोड तो आएगा हमेशा, या तो सिर या तो दिमाग पर आएगा या शरीर पर आएगा। अब तुम देख लो लोड कहाँ लेना है, दिमाग पर या शरीर पर। तो जब दिमाग पे लोड आए तो समझ लिया अगर कुछ अच्छी बात हो रही है, कुछ लेवल की बात हो रही है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमें ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट समझ में आ गया। आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट। अब हम कह सकते हैं कि यार ये और ये सब ऑब्वियस है, ट्रिवियल हो जाएगा, कोशिश कर सकते हैं, ठीक। जबकि हमने सबसे दो टफेस्ट केसेस हमने डील कर ली। वी हैव डेल्ट विद दिस एंड वी हैव डेल्ट विद दिस ऑल्सो। तो ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स इज even and odd numbered sequence test. Now let us see what is this. Subsequence test. Now let us see what is this. आपको याद होगा, अगर सबसीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस की एक सबसीक्वेंस एक पर्टिकुलर लिमिट को कन्वर्ज करती है तो उसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं निकलता है कि वो ओरिजिनल सीक्वेंस उस पर्टिकुलर लिमिट को कन्वर्ज करेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी एक रिज़ल्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो रिज़ल्ट ये कहता है कि अगर आप किसी सीक्वेंस के इवन नंबर्ड टर्म्स, इवन नंबर्ड टर्म मतलब 2, 4, 6, 8, 10th, इसको लेकर एक सब सीक्वेंस बना लें और एक ऑड नंबर्ड सब सीक्वेंस बनाएं, यानी 1, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th, इसको लेकर एक सब सीक्वेंस बना लें। अगर ये दोनों सब सीक्वेंसेस सेम लिमिट को कन्वर्ज करती हैं तो इंशाअल्लाह आप क्या कह सकते हैं कि ओरिजिनल सीक्वेंस भी इसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्या बोल रहा हूँ। अगर आप किसी भी सीक्वेंस में इवन नंबर्ड सीक्वेंस बना लें, 2, 4, 6, 8 को लेकर सीक्वेंस बना लें और फिर ऑड नंबर्ड सीक्वेंस बना लें 1, 3, 5, 7 इसको लेकर एक सब सीक्वेंस बना लें और आप ये प्रूव, और मान लीजिए दोनों सब सीक्वेंसेस एक ही लिमिट को कन्वर्ज करती है, तब सिर्फ इन दो सब सीक्वेंसेस के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि भैया ओरिजिनल सीक्वेंस भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इट हैज़ फार रीचिंग इफेक्ट्स इन प्रॉब्लम्स। तो लेट कंसिडर अ सीक्वेंस, बेटर रहेगा शब्द। कंसिडर अ सीक्वेंस an
and its two subsequences A2n and A2n minus 1, both of which converge to limit L, then An also converges to L. ध्यान रखें, अगर ये दोनों सीक्वेंसेस L को कन्वर्ज कर रही हैं, सब सीक्वेंसेस, तो ओरिजिनल सीक्वेंस जो होगी वो भी L को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, मैंने बोला ना मैं कुछ सफाई पसंद इंसान हूँ थोड़ा सा, तो जहाँ कुछ गंदा होता है थोड़ा सा है, थोड़ा दिमाग में ऐसा, तो दैट इज़ इट। तो क्या प्रूफ करूँ इसका? नहीं सर, रहने दो सर, कोई मतलब नहीं है, हम रिज़ल्ट याद रख लेंगे। छोटा सा प्रूफ है, छोटा सा, हर चीज़ प्रूव नहीं करेंगे, जो जो मतलब की है वो प्रूव करेंगे। और ये चाहो तो मैं कह दूँ डू योर सेल्फ, फिर तुम डू योर सेल्फ तो कभी करोगे नहीं। तो वैसे तो आम खा लो, अगर दोनों इवन और ऑड एक ही सीक्वेंस को कन्वर्ज करती, एक ही लिमिट को कन्वर्ज करती है, तो ये भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 लाइन का प्रूफ है, देख लो। एक चीज़ ये, मैं असल में आप सोच रहे हो मैं ज़बरदस्ती क्यों कर रहा हूँ, प्रूफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितना आप इस एप्सिलॉन से फेमिलियर हो जाएंगे ना, उतना आप रियल एनालिसिस से फेमिलियर हो जाएंगे। जितना एप्सिलॉन से डरते रहोगे, खींचते रहोगे, उतना इससे दूर जाते रहोगे। और भैया रियल एनालिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द IAS एग्ज़ाम एंड IIT जैम ऑल्सो। इसके बिना मुश्किल है, ठीक है। तो लेट अस सी दिस। और सब लोगों को बहुत मुश्किल लगती है रियल एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस, मुश्किल नहीं है, आसान ही है यार। तो मान लेते हैं लेट, तो यार लेट क्या, वो हमें पता ही है कि कन्वर्ज करता है, सिंस A2n converges to L implies mod of A2n minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m1। ठीक है, तो for all n greater than or equal to m1 this will hold। ठीक, तो अब आगे अगर मैं इसकी बात कर लूँ, अब किसका कन्वर्जेंस यूज़ करेंगे आप मुझे बताओ, खुद ही बताओ सोच कर। अब हम किसका कन्वर्जेंस हम यूज़ करने वाले हैं? नाउ वी विल यूज़ द कन्वर्जेंस ऑफ, सिंस A2n minus 1 converges to L, this implies mod of A2n minus 1 minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब क्या करें? सिलेक्ट या चूज़ बेटर रहेगा, चूज़ m is equal to max of 2m1 2m2 minus 1, इन दोनों से बड़ा चुन लो। Then for all n greater than m we have mod of an minus L is less than epsilon। This implies an converges to L। ये समझ में आया ये कैसे आया, ये वाला पॉइंट कि an माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन। क्यों? जब हमने m को 2m1 और 2m2 माइनस 1 से बड़ा चुन लिया, इन दोनों से बड़ा। तो जैसे मान लो यार ये यहाँ ये m1 4 है, अगर m1 4 है तो इसका मतलब ये कितना है A8,
तो 8 के बाद वाले 8, 10, 12 जितने भी आएंगे वो सब का डिस्टेंस L से एप्सिलॉन से कम होगा। और मान लो, समझ में आया ना मैंने क्या बोला, m1 कितना है 4, तो ये 8 हो गया। तो 8 के बाद फिर अगला क्या आएगा 10, फिर A12, वो सब के सब का डिस्टेंस L से एप्सिलॉन से कम है। और मान लो m2 है 3, तो 3 है तो ये 5 आ गया। तो यानी A5, फिर A7, A9, इन सब का डिस्टेंस L से एप्सिलॉन से कम है। अब M1 और M2, 2M1 कितना हुआ था 8, और 2M2 माइनस 1 कितना हुआ 9, 2M2 मैंने 3 लिया था शायद, हाँ 5, तो 2M1 तो हो गया 8 और ये हो गया 5, इन दोनों का मैक्सिमम ने क्या चुन लिया 8। तो जैसे ही मैं n को 8 से ज़्यादा लूँगा तो आप समझें यहाँ A8 आएगा, और A8 तो डिस्टेंस L से उसका एप्सिलॉन से कम है। फिर आएगा A9, यहाँ तो 5, फिर 7, फिर 9 कम था, A9 का डिस्टेंस भी L से एप्सिलॉन से कम है, तो 9 वाले का डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से कम हो गया। फिर आएगा 10, तो वो फिर से इवन वाले में आ जाएगा, तो फिर से ही एप्सिलॉन से कम हुआ। फिर जैसे ही आप 11 रखेंगे फिर वो ऑड वाले में चला जाएगा, वो भी एप्सिलॉन से कम होगा। यानी इसके बाद अगर हम n ग्रेटर देन m चुन लेंगे तो an का डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से L से एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में भी आ रही है? खोपड़ी के ऊपर से बाउंस हो जा रही है बेटा, झोपड़ी जल गई, जल गई झोपड़ी? हाँ, समझ में आया क्या कह रहा हूँ? समझ में आया ना? m1 कितना बोला मैंने? m1 बोला, मान लो मैंने बोला 4 है, तो यहाँ 8, 10, 12 इन सब का डिस्टेंस L से एप्सिलॉन से कम है। और m2 मान लो मैंने बोला 3, तो ये होगा 5, 7, 9 इन सब का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है। तो यहाँ पर A8 से चालू हुआ, यहाँ A5 से चालू हुआ। अब आप 8 और 5 का मैक्सिमम चुन लें, वो 8 आ जाएगा। तो जब 8 के बाद में चालू करूँगा, 8 का डिस्टेंस L से एप्सिलॉन से कम होगा ही, फिर 9 का डिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि यहाँ तो कहाँ से चालू हो गया था, 5 से चालू हो गया था, A5, A7, A9, तो A9 का डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से कम होगा, फिर A10 का फिर एप्सिलॉन से कम होगा। तो इस तरह से जितनी भी टर्म्स अब आगे यहाँ आएंगी उन सब का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा, इसलिए ये L को कन्वर्ज करेगी। ठीक है। अब इससे एक बहुत अच्छा एक डाइवर्जेंस क्राइटेरिया में मिला, वो क्या, इफ़, यहाँ नोट, इम्पॉर्टेंट नोट है, इफ़ A2n and A2n minus 1 converge to different limits, then sequence an is not convergent. वैसे तो हमने ये भी पढ़ा कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सीक्वेंस सब सीक्वेंस सेम लिमिट को कन्वर्ज करनी चाहिए। तो अगर हम कोई भी दो सब सीक्वेंसेस उठा लें और उन दोनों की लिमिट अलग अलग आ जाए तो हम कह सकते हैं सब सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन वो कौन सी उठाएं, वो तो हमेशा एक फ़ाइट होती है। तो यहाँ एक सिंपल सी बात है, आप इवन नंबर वाली उठा के देख लें और ऑड नंबर वाली उठा के देख लें, तो देखो अगर दोनों की लिमिट सेम आ गई, काम बन गया, सीरीज़ कन्वर्जेंट, जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। अगर इक्वल नहीं आई तो भी काम बन गया, यानी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो क्लियर हुआ, समझ में आया इस पॉइंट की महत्वता, इसका इम्पोर्टेंस क्लियर हुआ। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। लेटस सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग, ratio of consecutive term test. Now let us see what does this test say. Let be a sequence of non-zero terms such that an plus 1 upon an converges to L where mod of L is less than 1.
देन रिमेंबर थिंग, ये बहुत यूज़ होता है, an converges to 0. So this is an important result, बहुत important है यार ये, ठीक है. लेट an be a sequence of non-zero terms such that an plus 1 upon an converges to l where mod of l is less than 1, then an converges to 0. यानी consecutive terms का जो रेशियो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, l को, ठीक है. सीरीज से कन्फ्यूजन ना करें, वो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट वो सब ना सोचें, ये अलग चीज़ है. सीक्वेंस की बात चल रही है, सीरीज़ की बात हुई नहीं है. तो an प्लस 1 अपॉन an, इसका रेशियो अगर l को कन्वर्ज कर रहा है तो मॉड ऑफ l किससे छोटा हो, और मॉड ऑफ l किससे छोटा है, 1 से, तो an विल कन्वर्ज टू 0. तो लेट अस प्रूव दिस स्मॉल रिजल्ट. सो दिस स्मॉल रिजल्ट के हिसाब से मॉड l इसके बीच में हमें एक r मिल जाएगा. मॉडल किससे छोटा है, 1 से, तो मॉडल और 1 के बीच में जगह तो होगी, तो उसके बीच में क्या मिल जाएगा, हमें एक r मिल जाएगा. लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू r माइनस l. Then since mod of an plus 1 upon an converges to l, so this converges to l, this implies mod of an plus 1 upon an minus l is less than epsilon for all n greater than m1. ठीक है, क्लियर है. सो दिस implies mod of an plus 1 upon mod an minus mod l is less than epsilon. ट्राइंगल इनइक्वालिटी. तो मॉड ऑफ an प्लस 1, मॉड ऑफ an प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ an इज़ लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉडल. और एप्सिलॉन प्लस ये, सॉरी यहाँ ये मॉडल है ये, और एप्सिलॉन प्लस मॉडल क्या होगा, ये होगा r. और r पक्का कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1, क्योंकि ये मॉडल जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. सो मैं कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ an प्लस 1 इज़ लेस दैन r इंटू मॉड an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1. तो मैं क्या करता हूँ, mod of an plus 1 is less than r into mod of an. This will be further less than, अब n की जगह मैं n माइनस 1 रख देता हूँ. तो जब n की जगह n माइनस 1 रखूँगा तो दिस विल बी लेस देन मॉड r स्क्वायर मॉड an माइनस 1. फिर ये कार्यक्रम n की जगह फिर मैं n माइनस 2 रख देता हूँ. कब तक, जब तक मैं m1 तक नहीं पहुँचता. तो r क्यूब मॉड ऑफ an माइनस 2. तो देखो पैटर्न समझ में आ रहा होगा. तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ an प्लस 1 इज लेस दैन r की पावर मॉड ऑफ m1, ऐसे लिख सकता हूँ. और यहाँ सोचो r की पावर कितनी है, कि देखो यहाँ n में से 1 गया तो पावर आई 2, यहाँ n में से 2 गया तो पावर आई 3, यहाँ n में से क्या गया, n माइनस m1. तो यहाँ हो जाएगी पावर, बताओ सोच के कितनी आएगी, खोपड़ी पे जोर डालो थोड़ा सा.
मॉड ऑफ ए एम 1। देख लो यहाँ n में से 2 गया तो पावर आई 3, एक ज़्यादा। तो यहाँ n में से क्या गया, n में से गया n माइनस m1, तो उससे एक ज़्यादा, तो n माइनस m1 प्लस 1, ये आ गया। अब r किसको कन्वर्ज कर रहा है, r कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में है। r अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसका मतलब ये होगा कि दिस इम्प्लाइज r की पावर n विल टेंड टू 0। तो उसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 इज़ लेस दैन r की पावर n माइनस m1 प्लस 1 इंटू मॉड ए एम 1। और ये खुद आप देख लो कि ये क्वांटिटी कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 0 को, तो फिर ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 को। ए एम माइनस 1 ए एम 1 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m1, और ये 0 से बड़ा है ही, और ये कहाँ जा रहा है, 0 से की तरफ। तो सैंडविच थ्योरम जो हम पढ़ेंगे, खैर वैसे तो तुम्हें मालूम है, अगर ये दोनों, ये 2 के बीच में सैंडविच्ड है, इसकी लिमिट क्या है, 0, इसकी लिमिट ये भी क्या है, 0। तो दिस इम्प्लाइज ए एन कन्वर्जेस टू 0। सो दैट प्रूव्स दिस रिजल्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसका बस आम खाओ। अब तो डेफिनेशन अब ज़्यादा वो नहीं है, अब ठीक है, बस अब ये थियोरेटिकल हो गया होगा काफ़ी, तो चिंता नहीं करो, प्रॉब्लम्स करेंगे, सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा तुमको। विश्वास रखो। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, टीचर पे विश्वास नहीं, विश्वास बिल्कुल भी मत करो, करना ही नहीं चाहिए टीचर पे विश्वास, अंधविश्वास करना चाहिए, विश्वास नहीं अंधविश्वास। अगर टीचर ने बोला कि 2 घंटा जाकर धूप में खड़े हो जाओ, तो सोचो मत क्यों बोला, इससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा तो उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्या उससे कोई सिलेक्शन के चांसेस। खड़े हो जाओ यार, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। टीचर ने बोला तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, ठीक है। तो मैं ये सब प्रूफ करना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि जितना आप इस एप्सिलॉन को लेकर दिल से अपना डर निकाल दोगे ना, उतना आप अच्छा हो जाओगे रियल एनालिसिस में, मैथमेटिकल एनालिसिस में, ठीक है। तो ये हो गया भाई। तो देख लो, अभी तक हमने आपको एक तो इवन ऑड सीक्वेंस, सब सीक्वेंस टेस्ट बता दिया, किसी सीरीज सीक्वेंस की कन्वर्जेंस देखने के लिए, फिर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म रेशियो टेस्ट बता दिया, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है, कॉशी सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ अ कॉशी सीक्वेंस, सिर्फ डेफिनेशन है। कॉशी एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे, एंड आपको 1789 में वो पैदा हुए और 1857 में चल बसे, यानी जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तब वो चल बसे कॉशी। एंड ही वॉज बॉर्न इन पेरिस में जन्मे थे, और इनका मेन जो मैथमेटिकल वर्क रहा है वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एनालिसिस में काफ़ी रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इन्होंने काम किया है। तो लेट अस सी व्हाट इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। एक तरीके से कह सकते हैं रियल एनालिसिस को जो एक फॉर्मल रूप, एक एल्जेब्रिक रूप जो प्रदान किया, वो कॉशी ने किया। लोगों को फील था कि लिमिट क्या होती है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या है, कि सीक्वेंस की जो टर्म है वो लगातार एल बनना चाहती हैं एक हद के बाद, तो इसलिए उसको लिमिट एल बोल देते हैं। लेकिन हम इसको कैसे मैथमेटिकल टर्म में लिखें, तो शायद वो जो मैथमेटिकल टर्म जो रिगरस फॉर्म है इस सब्जेक्ट को, वो कॉशी ने दिया है। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an is said to be Cauchy। ध्यान रखो, कॉशी है ये, कूसी कुछ नहीं है, कॉशी है। सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉशी if
modulus of if for every given epsilon greater than 0 there exists a natural number say k such that mod of an minus am is less than epsilon for all n comma m greater than k। यानी कोई सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस तब कहलाएगी जब गिवन किसी भी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए एन माइनस ए एम हमेशा एप्सिलॉन से कम हो, जहाँ एन और एम कोई भी दो नंबर हैं, नेचुरल नंबर है ऑफ कोर्स, जो के से बड़े हैं। यानी अल्टीमेटली इसका ज्योमेट्रिकल सेंस समझो। इसका मतलब क्या है, कोई सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस कब कहलाती है, जब उसकी टर्म्स एक हद के बाद एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आने लगे। क्योंकि ए एन माइनस ए एम का मतलब क्या है, ए एन और ए एम के बीच का डिस्टेंस। और कौन सी दो टर्म्स के बीच का डिस्टेंस, जो केथ टर्म के बाद आती हैं, जो के के बाद वाली स्टेज वाली जितनी भी टर्म्स हैं, उनमें कोई भी दो उठा लो, कोई सी भी दो टर्म्स उठा लो, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से भी कम होगा। यानी अल्टीमेटली वो क्या होगा, टर्म्स एक हद के बाद बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आना शुरू कर देती हैं। तो दैट इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। यानी जहाँ नज़दीकियाँ बढ़ने लगें, कहाँ किस में नज़दीकियाँ बढ़ने लगे, सीक्वेंस की टर्म्स में नज़दीकियाँ आपस में बढ़ने लगें। तो अल्टीमेटली जब मैं कहता हूँ अल्टीमेटली मतलब लार्ज एन के लिए ऐसा हो जाए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉशी सीक्वेंस। हालांकि इसकी एक दो तीन डेफिनेशंस और भी हैं। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन है कि अ सीक्वेंस an is said to be Cauchy if for every given epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that a natural number m such that n ही कह लेते हैं यार, such that mod of a n plus p minus a n is less than epsilon for all p belonging to natural number। यानी a n plus p और a n के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाए, एप्सिलॉन से कम हो जाए। यानी ये कहना ऐसा मिल जाए कि उस स्टेज के बाद आप कोई सी भी टर्म उठा लें, उसका डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से कम हो जाए, कोई भी दो टर्म्स के बीच का डिस्टेंस ए एन से। कौन सी यहाँ पर एक फ़र्क है, यहाँ पर जो ए एन है वो फिक्स्ड है हर एप्सिलॉन के लिए। फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन। इस एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एन मिला, जहाँ पर उस ए एन का डिस्टेंस उसके सक्सीडिंग कोई भी टर्म हो उनसे अगर आप उसका डिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा एप्सिलॉन से कम आएगा। तब भी ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, कॉशी। या फिर हम इसको एक दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, सच दैट मॉड ऑफ ए एम माइनस ए एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर दैन इक्वल टू एन। एक ही बात है। अब ये आई लीव इट टू यू टू प्रूव दैट दीज टू डेफिनेशंस आर इक्विवेलेंट। एक ही बात, दोनों अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ है। यानी नए पैकेट में हम बेचे तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वन और टू बिल्कुल सेम है, ये आप खुद प्रूव करेंगे। अब एप्सिलॉन से काफ़ी जान पहचान बढ़ गई है। अब अगला है, इज़ एवरी कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड? वेल येस, एवरी कॉशी सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इज़ एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट? नो। वुड यू गिव मी एन एग्जाम्पल? अबे अपना वही घिसा पेटा एग्जाम्पल, 1 -1 1 -1 1 -1 बाउंडेड है कि नहीं है? क्या कन्वर्जेंट है? नहीं है। इस एवरी कॉशी सीक्वेंस
इज बाउंडेड। प्रूव कर लोगे कि हर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड है, या ऐसे रट्टा मार लोगे बस? इज एवरी कॉची सीक्वेंस बाउंडेड? यस इट इज बाउंडेड। कर लोगे प्रूफ? ठीक है, या प्रूफ करूँ? तो नहीं सर आगे बढ़ो। अच्छा हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, अब क्वेश्चंस कब करेंगे? क्वेश्चंस हम एक, जो मैं इस चैप्टर की किंग प्रॉपर्टी कहता हूँ, यानी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, एक किंग प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की। एक बार हम वो कवर कर लें, देन हम एलिजिबल हो जाएंगे प्रॉब्लम्स ट्राई करने के लिए। तो हम देखेंगे कुछ IAS के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, कुछ IIT जैम के प्रॉब्लम्स, कुछ अच्छे और प्रॉब्लम्स जो अभी तक कहीं आए नहीं हैं, वो सब करके देखेंगे। और ये सब मुफ्त में चल रहा है बेटा। और सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चैनल, ये जो मैथालय मैंने स्टार्ट किया है, इसको सब्सक्राइब कर दो। कुछ दे तो सकते नहीं हो, तो सिर्फ इतना ही दे दो, मांग भी नहीं रहा तुमसे कुछ। तो यही कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लो बस, तुम्हारे लिए। ठीक, तो यस एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, लेट अस प्रूव इट। तो चलो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेट an be a Cauchy sequence. तो take epsilon equal to 1 implies there exist n belonging to natural numbers such that mod of am minus an is less than 1 for all m greater than equal to n. ये m है m. So this implies mod of am minus mod of an is less than 1 by triangle inequality. So this implies mod of am is less than 1 plus mod an for all m greater than equal to n. यानी अब हमने आगे का तो प्रूव हो गया कि भाई जितने भी am है वो इस नंबर से कम है। कब? ग्रेटर देन इक्वल टू n. नाउ लेट m इक्वल टू मैक्स ऑफ mod a1 mod a2 mod an minus 1 comma 1 plus mod an. Then clearly mod of an will be less than m for all n belonging to natural number. So that proves the result. That is every Cauchy sequence is bounded. अब is every, अगला जो प्रश्न आता है दिमाग में, is every convergent sequence Cauchy and every Cauchy sequence convergent? Yes. इट इज़ अ टू वे रिज़ल्ट, दो धारी तलवार है। क्या हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होता है और हर कॉशी कन्वर्जेंट होती है? तो कई बार हमें किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है कि कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम ये प्रूव कर देते हैं, देखो ये कॉशी सीक्वेंस नहीं है। यानी इसकी टर्म्स अल्टीमेटली एक दूसरे के पास नहीं आती, उनके बीच की दूरियां घटती नहीं हैं, नज़दीकियां बढ़ती नहीं हैं। अल्टीमेटली अगर ऐसा हो जाए तो कॉशी सीक्वेंस नहीं होगी। कॉशी सीक्वेंस नहीं होगी तो कन्वर्जेंट हो नहीं सकती, क्योंकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होती है और हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तो थोड़ी सी पेन और, तो बीच में एक चीज़ और, IAS या IIT जैम वगैरह इन सब की जब भी तैयारी करते हो तो एक मन में साली बात ज़रूर आती है, ये काहे इतना बड़ा पंगा ले लिया बे, इतना बड़ा जंग में कूद पड़े बिना सोचे समझे। नहीं, आपको लग रहा है इतना बड़ा पंगा नहीं है,
हिम्मत से बढ़ते रहेंगे आगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बढ़ते रहें, डरे नहीं। डरना मना है, जो डरा सो मरा। ठीक है, तो डरे नहीं, हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूँ। काम कर रहे हैं मिलकर, आप और हम कहीं तो पहुँचेंगे। वो कहा है ना, जगजीत सिंह की गज़ल थी, बहुत ही अच्छी बात कही है। क्यों डरें, क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा। क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा। कुछ ना होगा तो तजर्बा होगा। तो चलिए चलते हैं और ये प्रूव करते हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होती है और हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तो लेट अस प्रूव द फर्स्ट पार्ट, दैट इज every convergent sequence is Cauchy. So let an be a convergent sequence. मान लेते हैं ये convergent sequence है। And we prove it is Cauchy. So let us prove it. तो अगर ये कन्वर्जेंट है, से ए एन कन्वर्जेस टू ए, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू पी, जहाँ पी कोई नेचुरल नंबर है। नाउ हमने कोई एप्सिलॉन आर्बिट्ररी लिया। नाउ फॉर ऑल n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू p वी हैव, इसको बेटर है एप्सिलॉन बाई 2 कर दें और ये कहानी समझ में आ जाएगी क्यों। ए एन माइनस ए एम इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए एन माइनस पी, ए एन माइनस सॉरी ए plus a minus am, and this implies mod of an minus am will be less than mod of an minus a plus mod of am minus a। अब क्योंकि m और n दोनों p से बड़े हैं तो फ्रॉम 1, यानी 1 का मतलब कहाँ की बात करना मैं, इससे, यहाँ से हम यूज़ करके कह सकते हैं दिस इज लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। सो दिस इम्प्लाइज ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज ए एन इज कॉशी। तो हमने प्रूव कर दिया कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होती है। अब दूसरा हम इसका उल्टा प्रूव करते हैं। तो let a n be a Cauchy sequence. This and therefore it is bounded, क्योंकि हमने अभी भी प्रूव किया था ऊपर। तो ये कैसी होगी, बाउंडेड होगी। अब हमें यहाँ एक रिज़ल्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं बोल्ज़ानोज़ वाइस्ट्रास थ्योरम। वी विल हैव टू यूज़ इट। ये हम अगले लेक्चर में सर्टनली पढ़ेंगे, लेकिन मैं वो क्या कहती है सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ। हर बाउंडेड सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है, दैट इज़ व्हाट इट सेज फॉर सीक्वेंसेस। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सो दिस इम्प्लाइज बाय बोल्ज़ानोज़ वाइस्ट्रास थ्योरम it has a convergent subsequence, say a n k, which converges to, say, किसको कन्वर्ज करती है, ए को। वी प्रूव दैट
an also converges to a. So now let us prove this. Since an is Cauchy, this implies mod of an minus am is less than epsilon by 2 for all n comma m greater than equal to, मैं कोई नंबर ले लेता हूँ h belonging to natural number. Also, since ank converges to a, this implies there exists some k belonging to n such that k is greater than equal to h, for which x n xk minus a is less than epsilon by 2. और जो ये k होगा वो कहाँ होगा, where k is some natural number among n1, n2, n3 and so on. तो हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि ये ए एन के जो सीक्वेंस है वो ए को कन्वर्ट करती है, तो किसी ना किसी नेचुरल नंबर के लिए ये इसका कोई टर्म होगा जिसका डिस्टेंस ए से एप्सिलॉन बाई 2 से कम होगा. अब हम उसे एन पी एन क्यू टाइप का ना बोल के एक्स के बोल रहे हैं या ए के बोल देते हैं, बेटर रहेगा. लेट मी कॉल दिस एज ए के. तो ये जो k है वो कहाँ से आया होगा, ये n1, n2, n3 में से कोई एक नंबर रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स एन ए एन के का जो डिस्टेंस है a से वो लगातार घटता जाएगा एज द टर्म्स प्रोग्रेस. तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद कहीं ना कहीं हमें एक नंबर k ज़रूर ऐसा मिल जाएगा इनमें से n1, n2, n3 में से, जिसके लिए ए एन ऑफ से पी क्यू जो भी रहा होगा. मतलब कहने का मतलब ये यार, ये समझो कि ए एन के ए को कन्वर्ज कर रहा है. जब ए एन के ए को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब कभी ना कभी किसी न किसी एन के की दूरी ए से एल से कम होगी, एप्सिलॉन बाई 2 से कम होगी, और उसके बाद जितने भी एन के आएंगे उन सबकी दूरी भी एप्सिलॉन बाई 2 से कम होगी. तो हम कह रहे हैं उसमें से एक हमने उठा लिया के, और वो के कैसे उठाया, जो कि एच से बड़ा है. ठीक है, उस n1, n2, n3 में से हमने एक नंबर उठा लिया k, और इस तरह से उठाया कि ए के की दूरी a से कितनी है, एप्सिलॉन बाई 2 से कम है. और वो k कहाँ से उठाया, इन में से कहीं उठाया. तो नाउ mod of a n minus a will be equal to mod of a n minus a k plus a k minus a. So therefore for all n greater than equal to h, mod of a n minus a is लेस देन. अब देखो ये किससे कम होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. क्यों, ए एन माइनस ए के, ए एन माइनस ए एम इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एच, और के भी हमने किससे चूज़ किया, एच से बड़ा. तो प्लस इसको भी मतलब कहने का ये, इसको अलग अलग कर दिया हमने यहाँ पर, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए के प्लस मॉड ऑफ ए के माइनस ए इस लेस देन, ये भी कितना है, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन. दिस इम्प्लाइज ए एन कन्वर्जेस टू ए. ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा पेचीदा हो गया होगा कि हमने यहाँ, मैं फिर से एक बार एम्फसाइज़ कर दूँ क्योंकि खुद को तृप्ति नहीं होती, शायद तुम्हें समझ में आ गया हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से श्योर हो जाऊँ कि यहाँ पर जो हमने ये ए एन के है, ये ए एन के किसको कन्वर्ज कर रहा है, ए को.
इसका मतलब अल्टीमेटली इस सीक्वेंस की, इस सब सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस ए से लगातार कम होता जाएगा एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद। हमने उस पर्टिकुलर स्टेज के बाद में एक ऐसा नंबर, अब वो नंबर हमें एन पी, एन क्यू, एन आर टाइप का मिलना चाहिए था, लेकिन हमने वो जो नंबर है उनमें से एक, मान लो वो एन आर नंबर है, वो एन आर नंबर ऐसा चुना कि वो एच से बड़ा है। अब हम उसे एन आर नहीं लिख रहे, बल्कि उस एन आर को क्या बोल देते हैं, के बोल देते हैं, नोटेशनल थोड़ी आसानी के लिए। आप चाहो तो एन आर भी लिख सकते हो। तो हमने उस एन आर को क्या बोल दिया, के। तो इसका मतलब ए एन आर की जगह हमने क्या लिखा, ए के माइनस ए इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2, और फिर उसी का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। सो दैट इज़ फॉर ऑल इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में जो हमारे से टेक अवेज़ हैं वो आपको समझ में आया होगा क्या क्या हैं। द टेक अवेज़ आर Cauchy sequence, is every Cauchy sequence bounded? Cauchy sequence is convergent, every convergent sequence is Cauchy. Ratio of consecutive term test, even and odd numbered sequence subsequence test, और फिर algebra of limits, algebra of जो हमने पढ़ा sequences. So that is all in this video. Now अब ये हो सकता है थोड़ा बोरिंग लग रहा हो अब, तो अगले लेक्चर में लेट अस मेक इट मोर एक्साइटिंग बाय मीन्स ऑफ सम प्रॉब्लम्स। तो व्हाट इज़ द एजेंडा फॉर द नेक्स्ट लेक्चर? द एजेंडा फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इज़, देखिए लेक्चर, हालांकि मैंने कोशिश की थी कि मैं 11 के 11 पॉइंट्स इस लेक्चर में ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया, बिकॉज अदरवाइज़ द वीडियो लेंथ वुड हैव बीन वेरी लॉन्ग। तो द नेक्स्ट लेक्चर एजेंडा इंक्लूड्स defining monotonic sequence, and then the king of sequences, that is monotone convergence theorem, फिर monotone subsequence theorem, Bolzano-Weierstrass theorem जो भी हमने यूज़ किया, और वो क्या थी, every bounded sequence has a convergent subsequence, then the squeeze theorem and the divergence criteria, और क्वेश्चंस करेंगे IS के जो पिछले सालों में आ चुके हैं, और आप देखेंगे जो जो हमने पढ़ा वो कैसे कैसे हमारे काम आएगा जब वो अप्लाई होगा। तो आई होप दिस वीडियो इज़ लाइक्ड बाय ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा रिग्रेस है, मैथमेटिक्स से थोड़ा रिग्रेस तो होगा ही। अब इट इज़ नॉट लाइक ये कोई आपका सोशियोलॉजी या सोशल साइंस नहीं है, इट इज़ रिग्रेस, दिमाग पर लोड आएगा ही आएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो लोड तो आना ही है, लेकिन इसको इरिटेट ना हो, थोड़ा है अच्छा है, समझ आएगा। और रियल एनालिसिस ही ऐसा है, बाकी एप्लीकेशन पार्ट तो बहुत अच्छा है। मैंने सबसे पहले सबसे मुश्किल पार्ट ही उठाया, रियल एनालिसिस। मैं चाहता तो इंटीग्रल कैलकुलस या फिर वेक्टर कैलकुलस या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसी टॉपिक्स उठा सकता था जो पढ़ने में काफ़ी सरल होते, लेकिन आई पिक्ड अप द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हाउ मच परसीवरेंस डू यू हैव। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड एट लास्ट यार इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसी ना लिखें, ऐसी ना निकल जाएं, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फॉलोइंग एजेंडा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।